जी हाँ, ग्रुप का नाम है टीवीएस ग्रुप और 30 साल बाद टीवीएस ग्रुप की कोई एक कंपनी ऐसी है जो प्राइमरी बाजार में उतर रही है और आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी का नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड। आइए पहले कंपनी की जानकारी थोड़ी मैं आपको बता दूं। टीवीएस ग्रुप पहले इस कंपनी का प्रमोटर था, अब टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का ये हिस्सा है। वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े अगर आप देखें तो आय के आंकड़े, रेवेन्यू के आंकड़े, इस लिहाज से देखा जाए तो ये देश की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंटीग्रेटेड चेन सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू मतलब सबसे ज़्यादा है। अपने कस्टमर्स को ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड सारे सेवाएं देने का काम करती है। 26 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 8,800 कस्टमर्स को इन्होंने सर्विसेज दी हैं। और जो बड़े कस्टमर्स जिनके नाम आप जानते पहचानते हैं, अशोक लेलैंड, डेमलर इंडिया, हुंडई मोटर, सोनी, ये सारे इनकी कस्टमर लिस्ट में शामिल है। पहले इशू की जानकारी दूंगा और उसके बाद हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊँगा। इशू 10 अगस्त से 14 अगस्त तक खुला रहेगा, ठीक है, और प्राइस बैंड है 187 से 197, 187, 197। 76 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 76 शेयरों के लॉट में अगर एक सिंगल लॉट की एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, 14,972 रुपये की एक एप्लीकेशन आपको करनी है अगर सिंगल लॉट करते हो। 280 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन 600 करोड़ का इशू नया है जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे। और प्राइस बैंड चूँकि 197 का, तो ऊपरी प्राइस बैंड पर जो कंपनी का मार्केट कैप बनेगा वो करीबन 8,600 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। आइए, दो खास मेहमान हैं हमारे साथ कार्यक्रम में तैयार। रवि विश्वनाथन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कंपनी के एमडी हैं, और आर दिनेश साहब जुड़ रहे हैं जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। आप दोनों का स्वागत है। पहले मैं एक बार आर दिनेश साहब का परिचय आपको दे दूं जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। सर टीवीएस परिवार की 4th जनरेशन के मेंबर हैं। मदुरई यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम किया है, सीए और आईसीडब्ल्यू में। अरे वाह, क्या बात है। और शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े ही हैं। ऑटो रिटेल सर्विसेज, डिजिटाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ करीबन 35 साल का लंबा गहरा अनुभव दिनेश सर का है। और दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ रवि विश्वनाथन साहब जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपने भी मद्रास यूनिवर्सिटी से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2020 से विश्वनाथन साहब साथ में हैं कंपनी के। टेक्नोलॉजी सेक्टर का सर को 33 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 29 साल तक इससे पहले टाटा ग्रुप में बड़े पदों पर रह चुके हैं विश्वनाथन साहब, और मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। 30 साल बाद टीवीएस ग्रुप की तरफ से कोई एक आईपीओ आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रही है? क्योंकि जनरली वैसे देखा जाए तो आपका ग्रुप कैश रिच है, बहुत पैसे हैं, बहुत इज्जत है, क्रेडिबिलिटी है, फिर भी आपने आईपीओ लाने की सोची, इसके पीछे वजह बताएं सर। थैंक यू। जब हम ये कंपनी शुरू किए थे, फोकस था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होनी चाहिए सप्लाई चेन की सेक्टर में। तो हम जब देख रहे थे तो ऐसा हुआ था कि जब पहले शुरू हुए थे तो हम ग्लोबल सोच रहे थे क्योंकि कैपेबिलिटी वाज देयर इन द डेवलप्ड मार्केट्स। सो फ्रॉम आई वुड से वेरी अर्ली ऑन the aspiration for this company was always to be public. And of course, most importantly, as you rightly said, we have grown. जो हमारा stakeholders था वो ज़्यादा like Goldman Sachs और KKR ऐसे जो नाम हमसे इन्वेस्ट किए थे, तो always we were looking at an IPO as the second stage of our growth journey. तो चलिए, आईपीओ लाकर एक लिस्टिंग का जरूर आपका इरादा था। सर, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप हिंदी में बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी आपको कंफर्टेबल ना लगे, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शॉर्ट ऑफ थॉट्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर मेरा सवाल आपको हिंदी में ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। दिनेश सर, आप इसे एक और सवाल है। आईपीओ में आप कुछ आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेक बेच रहे हैं, वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं? क्या पूरे एग्जिट हो रहे हैं या पार्ट एग्जिट है? और दूसरा जो 600 करोड़ का आईपीओ है उसका यूज़ कैसे करने वाले हैं, जरा वो भी बताएं सर। तो देखें तो जैसे मैंने बोला था, हमारे साथ इन्वेस्टर्स कोई वर्ष से पार्टनर किए हैं
तो अभी देखें तो टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड कई 10 वर्ष पहले इन्वेस्ट किए थे, वो they are selling a substantial portion of their stake. However, we have investors like Gateway Partners from Singapore and also the XOR, which is the Agnelli Fund, who are continuing to stay invested. And they are all, I would call it, being with us as long-term partners. Of course, Tata Opportunities Fund, the fund has come to an end, and therefore वो exit कर रहे हैं. The focus of our company is on growth. And if you look at the जो हम 600 crores का इक्विटी अभी ले रहे हैं, वो डेट अभी रीपे करने वाले हैं, तो हम उसको हमारा ग्रोथ के लिए वो हेडरूम देता है. And as I said, the focus over the last so many years of this organization is on growth, and this will enable us reduce the debt. Reducing the debt will give us the headroom for our future. ओके रवि विश्वनाथन सर एमडी हैं कंपनी के. रवि सर, मैं आपसे कुछ फाइनेंशियल्स पे सवाल लूँगा. पहला तो ये कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आपके मार्जिन 6-7% की रेंज में है, राइट. कंपेयर करूँ मैं आपके लिस्टेड पीयर से, ब्लू डार्ट 23% मार्जिन है, TCI 16-17% मार्जिन है, तो आपके मार्जिन कम होने की कोई खास वजह सर, रीज़न? तो पहले मैं आपके दर्शक को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोले थे कि हमारा ग्रोथ फेज में हमारा रेवेन्यू 10,235 करोड़ पे है. हम काफ़ी ग्रोथ दिखाए हैं पिछले 3 साल से. फाइनेंशियल ईयर 20 में हमारा रेवेन्यू था 6,600 करोड़. आपको लगा सकता है कि ग्रोथ कैसा हुआ है. दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि एबिटा जो है FY20 में 243 करोड़ था, अभी 683 करोड़ है, तो काफ़ी बढ़ाया हमने एबिटा को. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडस्ट्री में वैल्यूएशन करते हैं वो ईवी एबिटा के बेसिस में करते हैं. तो हमारा ईवी एबिटा अभी ग्रोथ फेज में है. तो आप हमारे लिस्टेड पीयर्स को देखेंगे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ग्रोथ फेज में है. हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है और हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्स है. हमारा पूरा कंसंट्रेशन कस्टमर के फोकस में. मैं एक और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा जो कस्टमर्स है, फॉर्च्यून 500 का कस्टमर, 72 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स है हमारे पास, जो भी बढ़ रहा है. 54 था FY21 में, 61 था FY22 में, अभी FY23 में 72 है. तो हमारा फोकस है जो ऑफरिंग है हमारा, तो एक ऑफरिंग से हम एंटर करते हैं कस्टमर को, उसके बाद we keep on repeating that, be able to sell more capabilities to the customer. Because of our multinational presence, we are able to support our customers in different geographies. So ये बताना चाहते कि हमारा growth both in revenue and EBITDA is on a significant growth path, and we are a growth phase company, and you have to probably look at us with that lens. सर, अगर आप अपने आप को ग्रोथ फेज कंपनी कहेंगे तो कैसे चलेगा सर? आप तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, लॉजिस्टिक्स सप्लाई में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, आई एम नंबर 1 है. बट हाँ, प्रॉफिट के लिहाज से आप कह सकते हैं. इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपने ईवी एबिटा पर अपना वैल्यूएशन किया है, क्योंकि प्राइस मल्टीपल पे बहुत ज़्यादा हो जाता है. यही चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल आपका कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल पर आप हर साल प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन नेट लेवल पर कंपनी का पिछले 2 साल लॉस रहा है. इस साल प्रॉफिट आया लेकिन अदर इनकम की वजह से, अगर वो हटा दें तो इस साल भी नेट लेवल पर शायद आपके लॉस है. रवि सर, कब तक कंपनी नेट लेवल पर भी प्रॉफिट हो जाएगी? जिस तरह के आपके फाइनेंशियल, एक जरा समझाएं ताकि हम आगे चल के कंपनी को प्राइस मल्टीपल पर हम वैल्यू कर पाएँ. ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे. तो दिनेश जी ने बोला था कि हमारा जो IPO का प्रोसीड्स है वो हमारा लॉन्ग टर्म डेट सर्विस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. तो आप FY23 के बेसिस में देखेंगे तो हमारा पैट था 41.7 करोड़ और EBITDA था 683 करोड़. सो इसके बीच में हमारा जो इंटरेस्ट बर्डन था, इंटरेस्ट था लॉन्ग टर्म लोन्स को इंटरेस्ट पे करने का, वो था 107 करोड़. तो जब हमारा IPO होगा और हमारा लॉन्ग टर्म डेट क्लोज हो जाएगा तो खाली वर्किंग कैपिटल का ही डेट बचा हुआ, वो जो बिजनेस में नॉर्मल है. तो ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स को कि
हमारा जो ऑपरेटिंग लेवल प्रॉफिट है वो बढ़िया है। उसके नीचे जब हम इंटरेस्ट पे करने के बाद पीबीटी और टैक्स के बाद पैट में आता है, जब अभी तो हम वी हैव रिकवर्ड। So FY20 to 21, like you rightly said, we had a loss. FY22 our PBT was positive, and FY23 both PBT and PAT are positive. ओके, परफेक्ट। दिनेश सर, आपसे एक सवाल है मेरा। 43% आपका रेवेन्यू यूरोप से आता है, ऑलमोस्ट आपका 75% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, राइट सर? आउट ऑफ दैट 43% फ्रॉम यूरोप है। किस तरह का माहौल है वहाँ पर? और क्योंकि चिंता भी लोगों को यही है कि इंडिया तो सब कुछ बराबर है, लेकिन यूरोप में और थोड़े बाकी दूसरे देशों में प्रॉब्लम्स हैं, सो वहाँ पर जरा किस तरह का माहौल है ये बताएं सर। तो जैसे रविशनाथ ने बोला था, हमारा फोकस कस्टमर है, और जब एक कस्टमर को हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके साथ हम ग्रो करते हैं। दूसरा वाला कि हमारा जो डाइवर्सिटी है कस्टमर बेस का, तो आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम 33% का है, 23% का है ऑटो सेक्टर, 17% का है टेक एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, 12% का है कंज्यूमर रिटेल का, 7% यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज इन अदर कंट्रीज। सो हम देखेंगे तो जो हमारा यूरोप का और यूके का बिजनेस है वो भी इसी तरह डाइवर्सिफाइड है, और काफी फोकस है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और जो बिजनेस व्हिच इज आई वुड से वेरी रिसाइलेंट टू एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि आप देखें तो जो दूसरा वर्ष में अभी इन 23-24 में, सॉरी 22-23 में जो इन्फ्लेशन हुआ था, जो रिसेशन का मामला था यूरोप में, उस समय भी हमारा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का बिजनेस 22% का ग्रोथ हुआ था, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन की ऑफ द कस्टमर्स। सो रवि, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट? राइट, एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्रोथ देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6% है लास्ट ईयर, and like Dinesh said, it was on the light of strong economic headwinds and also unprecedented inflationary pressure that we saw in the countries that you mentioned. So in spite of that, I think the growth has been very impressive. So like Dinesh said, our focus is customer, and we have shown significant growth in our customer revenue. अगर आप देखेंगे तो Fortune 500 customers काफी है यूरोप और यूएस में, और हमारा Fortune 500 कस्टमर का पेनिट्रेशन बड़ा है 61 से 72 तक। तो हमारा एक्सपेंशन ऑफ न्यू लोगोस was very impressive last year, and we continue to grow on that. So the resilience of the business model, which is because we have got diversity in the sector portfolio, and the second is the fact that we are able to mine our customers more effectively. I think that has helped us at a time when there was economic headwinds in Europe. So I want to assure you that the company has done well in the Western markets. Absolutely, sir. No doubt about that. TVS Group has lots of credibility with it. And after 30 years, आपकी कोई कंपनी मार्केट में उतरी है, और वो भी ये आपकी हम्बलनेस है कि आप कहते हैं कि वी आर इन अ ग्रोइंग फेज व्हेन यू आर द बिगेस्ट कंपनी इन द सेक्टर इन द कंट्री। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, माय बेस्ट विशेस फॉर योर IPO। उम्मीद करते हैं कि आपका जैसा नाम है और आपका जैसा काम है वैसा बढ़िया रिस्पॉन्स आपके IPO को मिले। दिनेश सर, रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। TVS